Hello students, I'm a educator. In our today's video, we are going to discuss about class 8 chapter 13 direct and inverse proportions. We have already discussed 12 chapters of class 8, so you can watch that videos on my channel's playlist for class 8. So let's start today's chapter, and that is direct and inverse proportions. सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमारे मेन टॉपिक्स रहेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, नेक्स्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन. सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम इंट्रोडक्शन, प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स. सो मान लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई है जिसमें ऊपर दी गई है क्वांटिटी और नीचे दी गई है कॉस्ट. क्वांटिटी किस चीज की है स्टूडेंट्स? ये शुगर की. मान लीजिए 1 kg शुगर का कॉस्ट जो है 40 रुपीज है. कितना स्टूडेंट्स? 1 kg शुगर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है. मीन्स 1 kg शुगर जो है उसका प्राइस कितना है? 40 रुपीज. तो 2 kg शुगर का प्राइस कितना आ जाएगा? कितना आएगा स्टूडेंट्स? 40 + 40 दैट इक्वल टू 80. और 3 kg शुगर का कितना आएगा स्टूडेंट्स? 80 + 40. फिर से 40 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120. इसी टाइप से 4 kg शुगर का प्राइस कितना आएगा स्टूडेंट्स? वो कम आएगा 120 से या ज़्यादा आएगा? हाँ, ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने यहाँ के ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे शुगर की क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है, वैसे वैसे कॉस्ट भी इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है. ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से एक और एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे क्या गिवन है? डिस्टेंस, और यहाँ गिवन है टाइम. मीन्स कोई कार है जो 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करती है. ये आवर्स में है टाइम, और ये किलोमीटर में है डिस्टेंस. मीन्स 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करती है? 2 आवर्स में. 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कितना टाइम में कवर करती है? 4 आवर्स में. इसी टाइप से 6 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? वो ऑब्वियसली जैसे जैसे हमारा टाइम इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है. डिस्टेंस बढ़ रहा है तो टाइम भी बढ़ रहा है. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ क्या किया? पहले 60 था, 60 से 120, 120 + 60, यहाँ पे कितना आएगा? 180. सो 180 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने टाइम लगेगा? 6 आवर्स. इसी टाइप से 240 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगी? 8 आवर्स में. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. यहाँ हमारे टेबल में ऊपर क्या गिवन है स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ वर्कर्स, और नीचे क्या गिवन है? नंबर ऑफ डेज. मीन्स 1 वर्कर जो है किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट कर सकता है. तो स्टूडेंट आप पहले बताइए कि 2 वर्कर्स, 1 वर्कर जब 1 डे में काम को कंप्लीट करता है तो 2 वर्कर्स को उसी काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? कम टाइम लगेगा या ज़्यादा टाइम लगेगा? वीडियो पॉज कीजिए और आंसर दीजिए स्टूडेंट्स, उसके बाद आप वीडियो देखिए. तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली 1 वर्कर को जब 20 डेज लगते हैं तो 2 वर्कर्स जो है उस काम को कंप्लीट जल्दी करेंगे. मीन्स टाइम क्या लगेगा? कम. तो 2 वर्कर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 10 डेज में. इसी टाइप से 4 वर्कर कितने डेज में कंप्लीट करेंगे? 5 डेज में. तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या है इस टेबल में कि नंबर ऑफ वर्कर्स तो इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बट नंबर ऑफ डेज क्या हो रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कम हो रहे हैं. तो स्टूडेंट्स हमने इन तीनों टेबल से क्या ऑब्जर्व किया? जब एक क्वांटिटी में हम चेंज करते हैं तो सेकंड क्वांटिटी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है. ओके स्टूडेंट्स, मीन्स वैल्यू में क्या हो रहा है? वेरिएशन. वेरिएशन मीन्स चेंज हो रहा है. ओके स्टूडेंट्स, तो दोनों क्वांटिटीज में चेंज हो रहा है. एक के बढ़ने से या तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है, या फिर एक के इंक्रीज करने से दूसरा जो हमारी क्वांटिटी है वो डिक्रीज करेगी. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट और सेकंड टेबल में हमने देखा जैसे जैसे हम क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ऐसे ऐसे कॉस्ट भी बढ़ रही है. यहाँ पे जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, टाइम भी इंक्रीज हो रहा है. मीन्स ये दोनों क्वांटिटीज, ये दोनों रिलेशन क्वांटिटी और कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में. डायरेक्ट प्रोपोर्शन मीन्स एक के बढ़ने पर दूसरा अपने आप बढ़ेगा. क्वांटिटी इंक्रीज होने पर कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है. तो दिस टाइप का रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारा डायरेक्ट
प्रोपोर्शन। और जब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज कर रहे हैं बट नंबर ऑफ डेज कम हो रहे हैं, मीन्स एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने पर, एक नंबर के इंक्रीज होने पर दूसरा जो हमारा नंबर है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप के रिलेशन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इनवर्स प्रोपोर्शन। सो इस टाइप के रिलेशन क्या होते हैं स्टूडेंट्स? डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या है स्टूडेंट्स? एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगी। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या है स्टूडेंट्स? एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो सेकंड क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगी। बट इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या है स्टूडेंट्स? एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो सेकंड क्वांटिटी डिक्रीज करेगी। ओके स्टूडेंट्स, या फिर सेकंड क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीज करेगी। बट इसमें क्या है, मान लीजिए सेकंड क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो फर्स्ट भी इंक्रीज करेगी। ओके स्टूडेंट्स, सो इस टाइप के रिलेशन को हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन, जब दोनों एक साथ इंक्रीज करते हैं और एक इंक्रीज करती है क्वांटिटी और सेकंड डिक्रीज करती है, या फिर फर्स्ट डिक्रीज करती है सेकंड इंक्रीज करती है। इस टाइप के रिलेशन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको रिलेशन तो समझ आ गया स्टूडेंट्स, बट प्रोपोर्शन के बारे में अब डिस्कस करते हैं। प्रोपोर्शन होता क्या है? टू रेशियोज आर इक्वल देन वी से दैट दे आर इन प्रोपोर्शन। जब दो रेशियोज इक्वल हो जाए, उनकी सेम वैल्यू आ जाए, देन वी कैन से दैट रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। जैसे देखिए स्टूडेंट्स 2/4 और 6/12, क्या ये दोनों रेशियोज, ये एक रेशियो है और ये एक रेशियो है, क्या ये दोनों इक्वल है? चेक करते हैं स्टूडेंट्स, इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। सो 1/2 इक्वल टू 1/2। सो दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे? जो 2/4 और 6/12 क्या है, हमारे दो रेशियोज प्रोपोर्शन में है। कैसे लिखेंगे इसको? 2:4 इज प्रोपोर्शनल टू 6:12। ओके स्टूडेंट्स, और रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में हम क्लास 7 में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑन माई चैनल्स प्लेलिस्ट फॉर क्लास 7 ऑल्सो। नाउ लेट्स डिस्कस डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। टू क्वांटिटीज x एंड y आर सेट टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन इफ दे इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर। दो क्वांटिटीज क्या होंगी स्टूडेंट्स? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगी। कब होंगी? जब वो एक साथ या तो इंक्रीज करें या फिर डिक्रीज करें। मान लीजिए स्टूडेंट्स, एक क्वांटिटी क्या है हमारे पास? x, और सेकंड क्वांटिटी क्या है? y। x अगर इंक्रीज करेगी तो y भी क्या करेगा? इंक्रीज। बट x डिक्रीज करेगा तो y भी क्या करेगा? डिक्रीज। तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके स्टूडेंट्स, and increase and decrease in together in such a way that ratio of their corresponding value remain same। और इस टाइप से इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे ताकि उनका जो है कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज का रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मीन्स दो क्वांटिटीज को आपस में डिवाइड करें, x को डिवाइड करेंगे y से, तो फिक्स कोई कांस्टेंट फिक्स नंबर आएगा k, where k is fixed constant। constant क्या होता है स्टूडेंट्स? whose value cannot change, means कोई फिक्स नंबर हमें मिलेगा। then x and y are said to be vary directly, means दोनों की वैल्यू वेरी कर रही हैं, चेंज हो रही हैं डायरेक्टली। मीन्स एक के इंक्रीज से होने से सेकंड क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, या फिर एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने से सेकंड क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी। सो इस टाइप के रिलेशन को क्या बोलते हैं हम? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए x1 y1 और x2 y2 दो हमारे पास क्या है? रेशियो है। सो देन इफ x1 by y1 इक्वल टू x2 by y2, देन वी कैन से दैट x1 y1 एंड x2 y2 आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हमने अभी टेबल में डिस्कस किया था, यहाँ पे हमें क्या गिवन है? शुगर की क्वांटिटी। 1 kg शुगर का प्राइस कितना है? 40 रुपीज। 2 kg शुगर का प्राइस 80 रुपीज। 3 kg का 120 रुपीज। तो इस टाइप से जब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, मान लीजिए ये x है और ये y है, मीन्स x जब इंक्रीज कर रहा है तो y भी क्या कर रहा है? इंक्रीज। और अगर मान लीजिए हमें प्राइस गिवन है 3 kg शुगर का, 3 kg शुगर का प्राइस 120 है, तो 1 kg शुगर का प्राइस कितना होगा? कम होगा। 3 से क्वांटिटी लेस होके कितनी होगी? 1। इसी टाइप से 120 से लेस होके प्राइस कितना आ जाएगा?
40 मीन्स x अगर डिक्रीज करेगा तो y भी क्या करेगा, डिक्रीज, और x इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, तो y भी क्या करेगा, इंक्रीज। तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और हमने एक बात और डिस्कस की कि x1 बाय y1 इक्वल टू फिक्स्ड कांस्टेंट k। इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ मान लीजिए x1 है, यहाँ पे क्या है x1, x2, x3, x4, और ये जो नीचे वाली क्वांटिटी है जो कोस्ट है, ये मान लीजिए हमारे पास है y1, y2, y3, y4। सो ये टेबल क्या कहती है कि x1 बाय y1 इक्वल टू फिक्स्ड कांस्टेंट k, मीन्स 1 को डिवाइड करेंगे 4 से, क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे कॉस्ट से, तो कितना आएगा हमारे पास x बाय y1 कितना आएगा, 1 बाय 40। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारे क्या होगी, k की वैल्यू। नेक्स्ट 2 को डिवाइड करेंगे 80 से, x2 को डिवाइड करेंगे y2 से, तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 2 बाय 80। सो 2 1 2, 2 4 8, 0। सो ये भी कितना आ गया हमारे पास, x1 बाय y1 भी 40, 1 बाय 40 आ गया, और y1 x2 बाय y2 भी कितना आ गया हमारे पास, 1 बाय 40। इसी टाइप से x3 बाय y3 फाइंड आउट करेंगे, कितना आएगा, 3/120, 3/120, 3 1 3, 3 4 12, 0। सो ये भी हमारे पास कितना आ गया, 1 बाय 40। सो इसी टाइप से x4 को डिवाइड करेंगे y4 से, वो भी कितना आएगा, 140। सो हमारे पास क्या रिलेशन बना, x1 बाय y1 इक्वल टू x2 बाय y2 इक्वल टू x3 बाय y3 इक्वल टू x4 बाय y4। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है, सेकंड डिक्रीज कर रही है, दोनों को अगर डिवाइड करके हम चेक कर रहे हैं तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, इस सब की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स, सेम आ रही है। कितने आ रही है वैल्यू, 1 बाय 40। मीन्स x1 बाय y1, x2 बाय y2, x3 बाय y3, x4 बाय y4, ये सभी क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। ओके स्टूडेंट्स, और मान लीजिए यहाँ पर इक्वल वैल्यू नहीं आती, x1 बाय y1 1 बाय 40 आ गया, अगर x2 बाय y2 जो है हमारा कोई डिफरेंट क्वांटिटी आ जाता है, मान लीजिए यहाँ पे कितना होता, 1 kg शुगर का प्राइस 40 रुपीज़ है, अगर 2 kg का प्राइस 70 हो जाता तो क्या होता है, x2 बाय y2 की कितनी वैल्यू आती, यहाँ पे 2 बाय 70। सो 2 बाय 70 तो 1 बाय 40 के इक्वल नहीं है, देन क्या होता है, x1 बाय y1 इज नॉट इक्वल टू x2 by y2. Then we can say that x1 by y1 and x2 by y2 are not in direct proportion. Okay students, now let's discuss exercise 13.1. First question is, following are the car parking charges near a railway station up to 4 hours 60 rupees, 8 hours 100 rupees, 12 hours 140 rupees, 24 hours 180 rupees. Check the parking charges are in direct proportion to parking time. मीन्स क्या गिवन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पार्किंग है, कहीं पे पार्किंग है, कार पार्किंग के 4 आवर्स का कितना प्राइस लगेगा, 60 रुपीज़। रेलवे स्टेशन के पास कार पार्किंग है, उसमें जो है 4 आवर्स के लिए कार पार्क करने के लिए आपको कितने चार्जेस देने पड़ेंगे, 60 रुपीज़। 8 आवर्स तक कार पार्किंग के लिए आपको कितने चार्जेस देने पड़ेंगे, 100 रुपीज़। 12 आवर्स के लिए 140 रुपीज़ और 24 आवर्स के लिए 180 रुपीज़। तो आपको क्या बताना है स्टूडेंट्स, क्या ये जो टाइम गिवन है और यहाँ पे हमें प्राइस गिवन है, क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें इस बात को फाइंड आउट करना है, ये पता लगाना है। तो कैसे पता लगाएंगे स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए x1, x2, x3, x4 हैं और यहाँ पे y1, y2, y3, y4 हैं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए पहले तो आप ये देखिए, क्या टाइम इंक्रीज हो रहा है, क्या उसके साथ प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है स्टूडेंट्स। 4 यहाँ पे टाइम कितना है, 4 आवर्स से 8 आवर्स हो गया, तो प्राइस भी 60 से इंक्रीज होके 100 हो गया। इसी टाइप से 8 से 12 हो गया टाइम, तो 100 से 140 रुपीज़ इंक्रीज हो गए। 12 आवर्स से जब 24 आवर्स टाइम हो गया तो 140 से 180 रुपीज़ हो गए। मीन्स हमने ये तो चेक कर लिया स्टूडेंट्स, जब एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो सेकंड क्वांटिटी भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो इनके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होने के चांसेस हैं। बट स्टूडेंट्स हमें अब क्या चेक करना है
कि x1 को डिवाइड करेंगे y1 से। ये मीन्स जो फर्स्ट टाइम गिवन है हमें उसको x1 ले लेते हैं और यहाँ पे प्राइस को x2 ले लेते हैं। मीन्स x1 को अगर x2 से डिवाइड करेंगे क्या वो इक्वल आएगा x2 बाय y2, x3 बाय y3, x4 बाय y4 के। अगर ये सभी क्वांटिटीज इक्वल आ गई डिवाइड करने के बाद रेशियो, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो हमें गिवन है टाइम और प्राइस ये क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अगर इनकी वैल्यू इक्वल नहीं आई देन वी कैन से दैट दीज आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने फिर से टेबल को कंस्ट्रक्ट किया। यहाँ पे क्या गिवन है टाइम और यहाँ क्या गिवन है चार्जेस। आप स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को फास्ट करने के लिए आप क्या करेंगे टेबल बनाएंगे। ऊपर फर्स्ट और सेकंड कॉलम, जो फर्स्ट आपको गिवन है वो ऊपर वाले कॉलम में लिखेंगे, सेकंड जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है वो सेकंड कॉलम में लिखेंगे। मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे टाइम 4, 8, 12, 24। यहाँ पे क्या गिवन है चार्जेस इन रुपीज 60, 100। यहाँ पे टाइम किस में गिवन है आवर्स में, और चार्जेस किस में गिवन है रुपीज में। ये भी आप लिखेंगे, मेंशन करेंगे। 4 आवर का प्राइस कितना है, चार्जेस कितने हैं 60 रुपीज, 8 आवर के 100, 12 आवर के 140, 24 आवर के 180 चार्जेस हैं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कब होते हैं स्टूडेंट्स दो रेशियोज, जब x1 बाय y1 इक्वल टू x2 बाय y2 इक्वल टू x3 बाय y3 इक्वल टू x4 बाय y4 इक्वल टू k। मीन्स फिक्स कॉन्स्टेंट के इक्वल हो। मीन्स 4 को 60 से डिवाइड करेंगे, 8 डिवाइडेड बाय 100, 12 बाय 140, 24 बाय 180। अगर सबकी वैल्यू इक्वल आती है, फिक्स आती है, देन वी कैन से दैट दीज आर इन टाइम एंड चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अदरवाइज नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो मान लीजिए ये क्या हमारे पास फर्स्ट क्वांटिटी x1, x2, x3 एंड x4। यहाँ पे क्या लेते हैं y1, y2, y3 एंड y4। ओके स्टूडेंट्स, नाउ x1 बाय y1 दैट मीन्स 4 बाय 60। 4 बाय 60 को यहाँ पे किससे कट करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 0, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। सो दिस इक्वल टू 1 बाय 15। नेक्स्ट x2 बाय y2 मीन्स 8 बाय 100। इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो दैट इक्वल टू 2 बाय 25। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहीं से आपको दिख रहा है कि 1 बाय 15 इज नॉट इक्वल टू 2 बाय 25। तो ये जो है हमारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। और आप आगे भी चेक कर सकते हैं, 12 बाय 140 करेंगे तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा आंसर 3 बाय 35। और x4 बाय y4 मीन्स 24 बाय 180 करेंगे दैट इक्वल टू 2 बाय 15। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं फर्स्ट क्वांटिटी 1 बाय 15, सेकंड 2 बाय 25, थर्ड 3 बाय 35 एंड फोर्थ इज 2 बाय 15। मीन्स चारों हमारे पास रेशियो जो है डिफरेंट आ रहे हैं मीन्स दीज आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो हमारा आंसर क्या रहेगा, नो पार्किंग चार्जेस आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। मीन्स पार्किंग के जो चार्जेस हैं वो टाइम के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज a mixture of paint is prepared by making 1 part of red pigments with 8 part of base. In the following table find the part of base that are needed to be added. मीन्स हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक टेबल गिवन है। इसमें ऊपर क्या गिवन है हमें, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, या फिर रेड कलर का कोई हमारे पास है, रेड कलर किस रेशियो में डाला गया है, कितने पार्ट हैं, और यहाँ क्या गिवन है पार्ट ऑफ बेस। बेस में कोई भी कलर हो सकता है। मीन्स यहाँ क्या गिवन है स्टूडेंट्स के पेंट करने के लिए मिक्सचर प्रिपेयर किया जा रहा है, और मिक्सचर में स्टूडेंट्स 8 पार्ट ऑफ बेस कलर। बेस में कोई भी कलर हो सकता है, वाइट हो सकता है, स्किन कलर हो सकता है, ब्लू हो सकता है, कोई भी कलर हो स्टूडेंट्स, बेस में कोई भी हो सकता है। तो अगर 1 पार्ट ऑफ बेस कलर लेते हैं तो उसके अंदर 8 पार्ट ऑफ बेस कलर के लिए पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट के कितने पार्ट डालने पड़ते हैं, 1 पार्ट। इसी टाइप से अगर रेड पिगमेंट के 4 पार्ट हों तो पार्ट ऑफ बेस कितने आएंगे। इसी टाइप से रेड पिगमेंट अगर 7 हो तो पार्ट ऑफ बेस कितने आएंगे, 12 हो तो कितने आएंगे, और 20 हो तो कितने आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या अंडरस्टैंड करना है स्टूडेंट्स, यहाँ तो आपको दिख रही है कि एक्सरसाइज 13.1 है,
इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन है। बट स्टूडेंट जब क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें आपको पता नहीं होगा ये कि कौन सी एक्सरसाइज का, आपकी स्टेटमेंट चेंज भी होंगी। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिसाइड करना है कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है या इनवर्स प्रोपोर्शन का है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या हो स्टूडेंट्स, एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो सेकंड क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगी, एक क्वांटिटी डिक्रीज करेगी तो सेकंड क्वांटिटी भी डिक्रीज करेगी। बट स्टूडेंट इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक क्वांटिटी इंक्रीज करती है तो सेकंड डिक्रीज करती है, अगर फर्स्ट डिक्रीज करती है तो सेकंड इंक्रीज करती है, मीन्स उनमें उल्टा रिलेशन होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, मिक्सचर प्रिपेयर कर रहे हैं। और मिक्सचर में अगर रेड पिगमेंट के 1 पार्ट हैं तो बेस कलर कितना डाला गया है, 8 पार्ट। तो स्टूडेंट्स जब हम रेड पिगमेंट को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो बेस कलर भी हमें ज़्यादा डालना पड़ेगा। इसी टाइप से जितनी ज़्यादा क्वांटिटी रेड पिगमेंट की लेते जाएंगे उतने ही बेस को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। मीन्स ये क्वेश्चन किसका है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। तो स्टूडेंट्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, मान लीजिए सबका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। मीन्स 1/8 इक्वल टू 4 अपॉन, बट यहाँ तो कुछ नहीं गिवन है। 7 के अपॉन में भी कुछ नहीं गिवन है, 12 के अपॉन में भी कुछ नहीं गिवन है, और 20 के अपॉन में भी कुछ नहीं गिवन है। तो देखिए स्टूडेंट्स हम कैसे करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स हमने एक बार फिर से टेबल को कंस्ट्रक्ट किया है। यहाँ पे रेड पिगमेंट कितना गिवन है, 1 पार्ट, तो पार्ट ऑफ बेस कितने हैं, 8। अगर रेड पिगमेंट 4 हैं तो पार्ट ऑफ बेस हम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे, मान लीजिए x है। तो स्टूडेंट्स वी नो वेरी वेल, जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमारा होता है रिलेशन तो क्या होता है, रेशियो इक्वल होता है। मान लीजिए x1 है, ये x2 है, ये ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। तो x1/y1 इक्वल टू x2/y2 मीन्स 1/8 इक्वल टू किसका आएगा, 4/x के। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमने यहाँ पे लिखा है। सो देखिए स्टूडेंट्स अब यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 8 x से, और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। सो x1 जा x, बीच में इक्वल टू का साइन, 8 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32 मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 32। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से नेक्स्ट रेशियो जब लेंगे, मान लीजिए x था, ये y ले लेते हैं, तो यहाँ पे 1/8 इक्वल टू किसके आएगा, 7/y के। 1/8 इक्वल टू 7/y। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई होती है। फर्स्ट नंबर का न्यूमरेटर और सेकंड नंबर का डिनोमिनेटर, फिर इक्वल का साइन, सेकंड नंबर का डिनोमिनेटर, फर्स्ट नंबर का न्यूमरेटर। तो इस टाइप से क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। सो 1 की और y की मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इक्वल टू y, एंड 8 7 जा 56। सो यहाँ पे कितना नंबर आ गया, 56। इसी टाइप से आप रिमेनिंग पार्ट्स को भी सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जस्ट हमें इस बात का ध्यान रखना है, ये नंबर्स क्या होंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। मीन्स 1/8 इक्वल टू 4/x इक्वल टू 7/y इक्वल टू 12 यहाँ पे ले लीजिए z, 20/u v w, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, हमें कोई भी क्वांटिटी लेनी है, ऐसा जरूरी नहीं है कि x y z w ही लेंगे, a b c d कोई भी नंबर यहाँ पे ले सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, इनका रेशियो को इक्वल करना है और वहाँ से जो अननोन क्वांटिटी है उसको फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, इन अ मॉडल ऑफ अ शिप mast is 9 centimeter high while the mast of actual ship is 12 meter high. If length of the ship is 28 meter, how long is the model ship? मीन स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन है, एक शिप का मॉडल गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये एक तो ये मॉडल गिवन है और एक एक्चुअल शिप है, उसमें क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। क्या कंपेयर किया गया है स्टूडेंट्स, कि इन ए मॉडल ऑफ शिप मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। मास्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, ये शिप है, इसके ऊपर ये जो लगे होते हैं, ये जो ऊपर का पोर्शन होता है दैट इज नोन एज मास्ट। एक मॉडल में जो मास्ट की लेंथ कितनी गिवन है स्टूडेंट्स, 9 सेंटीमीटर, बट एक्चुअली जो शिप है, जो रियल में जो शिप है, उसका मास्ट की लेंथ कितनी है, 12 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, इफ लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, अगर शिप की लेंथ 28 मीटर है, ये एक्चुअल शिप की लेंथ गिवन है क्योंकि यहाँ पे मॉडल नहीं गिवन है।
तो अगर एक्चुअल शिप की लेंथ जो है 28 मीटर है तो हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स कि हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप, के मॉडल शिप होगा उसकी लेंथ कितनी होगी। मीन्स हमें दो चीज़ें गिवन है, एक तो मास्ट की लेंथ और एक लेंथ ऑफ द शिप। तो मास्ट की लेंथ अगर मॉडल की लेंथ 9 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल शिप जो होगा उसकी लेंथ कितनी है मास्ट की 12 सेंटीमीटर। अगर एक्चुअल शिप की लेंथ हमें 28 मीटर गिवन है तो हमें बताना है कि मॉडल जो शिप जो उसका मॉडल तैयार करेंगे हम उसकी लेंथ कितनी लेनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए भी हम टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ऊपर क्या लेंगे लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप एंड नीचे हमने क्या लिए लेंथ ऑफ मॉडल शिप। आप इनको एक्सचेंज भी कर सकते हैं, लेंथ ऑफ मॉडल शिप को ऊपर ले सकते हैं और लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप को नीचे। सो हमें क्या गिवन था स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप, जो एक्चुअल शिप का मास्ट की लेंथ कितनी गिवन थी स्टूडेंट्स, एक्चुअल शिप की 12 मीटर एंड जो मॉडल था उसकी लेंथ कितनी गिवन थी 9 सेंटीमीटर। इस टाइप से एक्चुअल जो शिप है उसकी लेंथ कितनी गिवन थी 28 मीटर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ मॉडल शिप। तो मॉडल शिप की लेंथ को हमने ले लिया x मीटर है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये दोनों क्या होंगे स्टूडेंट्स, जब एक्चुअल शिप की मास्ट की लेंथ ज़्यादा है और मॉडल शिप की लेंथ 2 है। इसी टाइप से एक्चुअल शिप की लेंथ 28 होगी तो मॉडल शिप की लेंथ भी क्या होगी स्टूडेंट्स, ये लेंथ इंक्रीज की है तो ये भी यहाँ पे क्या करेगा इंक्रीज। तो दोनों रेशियो क्या होंगे हमारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कब होंगे स्टूडेंट्स, जब दोनों का रेशियो इक्वल होगा। मीन्स 12/9 इक्वल टू 28/x। ओके स्टूडेंट्स, हम इसी का यूज यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में 12 न्यूमरेटर की सेकंड नंबर के डिनोमिनेटर के साथ, मीन्स 12 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 12x, बीच में इक्वल का साइन, और 9 क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे 28 से। यहाँ पे कट नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे 12 को राइट साइड में लेके आएंगे और यहाँ से जो कट होता है उसको कट करेंगे। सो x इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई विथ 9 डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स 21। सो जो हमारा मॉडल था, मॉडल शिप की लेंथ कितने आए स्टूडेंट्स यहाँ पे, सो 21 मीटर। सो दिस इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें क्या गिवन था यहाँ पे, मास्ट की लेंथ का रेशियो गिवन था, वो किसके इक्वल आएगा यहाँ पे, लेंथ ऑफ शिप्स के इक्वल आएगा, लेंथ ऑफ शिप्स के रेशियो के इक्वल आएगा और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, इसलिए हमने इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज suppose 2 kg of sugar contain 9 multiplied with 10 raised to power 6 crystals. How many sugar crystals are there in 5 kg of sugar? 1.2 kg of sugar. हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स कि 2 kg शुगर के अंदर जो क्रिस्टल्स हैं कितने हैं, 9 मल्टीप्लाई विथ 10 रेज टू पावर 6 क्रिस्टल्स हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि 5 kg शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे और 1.2 kg शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ आ गया होगा कि 2 kg शुगर में अगर इतने क्रिस्टल्स हैं 9 मल्टीप्लाई विथ 10 रेज टू पावर 6 क्रिस्टल्स, तो 5 kg शुगर में ये जो क्रिस्टल्स हमें गिवन है इससे कम होंगे या ज़्यादा होंगे। तो ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे। अगर ज़्यादा होंगे, वन क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो सेकंड भी इंक्रीज कर रही है, मीन्स दोनों हमारे क्या बनेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो स्टूडेंट्स हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे एंड देन यूज द मेथड दैट x1/y1 इक्वल टू x2/y2, मीन्स दोनों का रेशियो क्या आएगा इक्वल। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमने टेबल को कंस्ट्रक्ट किया। ऊपर क्या लिया हमने, वेट ऑफ शुगर, और नीचे क्या लिया, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स। सो 2 kg शुगर में 9 मल्टीप्लाई विथ 10 रेज टू पावर 6 क्रिस्टल्स हैं। तो हमें फाइंड आउट करने के 5 kg शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे और 1.2 kg शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे। तो मान लिया जो स्टूडेंट्स हमने क्या लिया कि 5 kg शुगर में x क्रिस्टल्स हैं, तो वी नो वेरी वेल ये दोनों क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, मीन्स 2/9 मल्टीप्लाई विथ 10 रेज टू पावर 6 इक्वल टू 5/x। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि ये क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल आएगा, इन दोनों के रेशियो की इक्वल। अब यहाँ से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई व x से और 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। सो 2x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई विथ 9 मल्टीप्लाई विथ 10 रेज टू पावर 6।
अब 2 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिवाइड में 5 9 जा 45, 45 को 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इक्वल टू 22.5, 22.5 मल्टीप्लाई विथ 10⁻6 हमारा सेम रहेगा। हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स, आंसर। बट स्टूडेंट्स आप चेक करेंगे कि ये हमारा आंसर नहीं गिवन है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो डेसिमल है हमारा 1 प्लेस को छोड़ के हमारा डेसिमल लगता है, मीन्स डेसिमल से पहले ओनली एक नंबर होना चाहिए, दैट इज 2, और वो नंबर किसके बीच में लाई करना चाहिए, 1 से लेके 10 के बीच में। तो स्टूडेंट्स जो डेसिमल हमारा यहाँ पे 2 पॉइंट है, तो हमें इस डेसिमल को 1 प्लेस राइट लेफ्ट शिफ्ट करना है। जब लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, मीन्स a को 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो a को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻6 यहाँ से, और a को 10 आएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10⁻7, और आंसर क्या रहेगा हमारा 2.25 मल्टीप्लाई विथ 10⁻7। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.2, so you can watch that video for better understanding. Okay students, so हमारा आंसर क्या रहेगा, हैंस द नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल इज 2.25, यहाँ डेसिमल ये है स्टूडेंट्स, ये वाला डेसिमल नहीं है, 2.25 मल्टीप्लाई विथ 10⁻7, सो दिस इज आवर आंसर। इसी टाइप से आप स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे कि 1.2 kg शुगर है तो कितने क्रिस्टल्स होंगे। सो यहाँ पे क्या लेंगे, y, तो सेम प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, 2/9 मल्टीप्लाई विथ 10⁻6 इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाय y। वहां से फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 13.1. Question is, a loaded truck travels 14 km in 25 minutes. If the speed remains the same, how far can it travel in 5 hours? एक loaded truck है स्टूडेंट्स, उसमें मीन्स कुछ सामान भरा गया है, तो वो क्या करता है स्टूडेंट्स, 14 किलोमीटर का डिस्टेंस 25 मिनट में कवर करता है। तो आपको क्या बताना है स्टूडेंट्स कि जो ट्रक है 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो स्टूडेंट्स आप फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व कीजिए, टाइम यहाँ पे मिनट में गिवन है, यहाँ पे आवर्स में गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। 25 मिनट है, 5 आवर्स को क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड हम क्या करेंगे कि दोनों क्वांटिटीज़ हैं हमारी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बनेंगी या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब टाइम इंक्रीज करता है तो डिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। टाइम 25 मिनट से 5 आवर्स हो गया तो डिस्टेंस भी क्या होगा स्टूडेंट्स, ज़्यादा ट्रेवल करेगा ट्रक। तो स्टूडेंट्स मीन्स दोनों हमारे क्या होंगे, दोनों रेशियो क्या होंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो अब हम क्या करेंगे, टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या लिया, डिस्टेंस इन किलोमीटर, टाइम इन मिनट्स। सो डिस्टेंस कितना गिवन है, 14 किलोमीटर का डिस्टेंस 25 मिनट में कवर किया है ट्रक ने। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस मान लिया x है, 5 आवर्स था, 5 आवर्स के हमने मिनट बनाए। तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस कवर्ड इन 5 आवर्स इज x किलोमीटर हमने मान लिया, और 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 5 आवर में कितने मिनट हो गए स्टूडेंट्स, 5 मल्टीप्लाई विद 60 इक्वल टू 300 मिनट्स। तो हमने यहाँ क्या लिया स्टूडेंट्स, 5 आवर के प्लेस पे क्या लेंगे, 300 मिनट, क्योंकि सेम यूनिट होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें पता है कि ये दोनों रेशियो जो है हमारे क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, दैट मीन्स 14/25 इक्वल टू x/300। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 14 मल्टीप्लाई विद 300 इक्वल टू x मल्टीप्लाई विद 25। ओके स्टूडेंट्स, एक और स्टेप आप यहाँ से लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली देखिए 300 को जब हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 300 मल्टीप्लाई में हो जाएगा और यहाँ x रिमेनिंग रहेगा। तो x को हम यहाँ रखते हैं, x इक्वल टू 14/25 मल्टीप्लाई विथ 300 क्या आ जाएगा यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से कट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 168। हैंस ट्रक ट्रैवल
168 किलोमीटर इन 5 आवर्स। यही हमें फाइंड आउट करना था कि ट्रक 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, मीन्स 300 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया ट्रक ने, 168 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट होती है। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।